हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बच्चों। कैसे हैं आप सभी? मैं शालिनी शर्मा एक बार फिर आपके लिए ग्रेड 8 चैप्टर नंबर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म लेकर आई हूं। वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म का मीनिंग मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वुमेन एंड कास्ट का मीनिंग हम आराम से आसानी से जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफॉर्म? रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। किसी भी चीज में धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट आता है हम उसे बोलते हैं रिफॉर्म। तो ये जो हमारा आज का लेसन है वो इसी पर ही है, कैसे वुमेन और कास्टिज्म में धीरे धीरे करके इंडिया में इम्प्रूवमेंट आया, हमारी कंट्री में इम्प्रूवमेंट आया। जो इंडियंस हैं उनको इसके बारे में नॉलेज कैसे आई। अभी की जो सिचुएशन है जो हम देख रहे हैं, जो चाइल्ड एजुकेशन है, गर्ल्स एजुकेशन है, वो एक इम्प्रूव्ड सिचुएशन है। ये इम्प्रूव्ड सिनेरियो है इंडिया का। बट जो 200 साल पहले है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। 200 इयर्स अगो लड़कियां स्कूल्स में पढ़ने नहीं जाया करते थे। वो बेसिकली उनका काम था कि वो क्या अपना हाउस होल्ड वर्क ही करती थी या खेतों में जाके या घर का काम ही किया करती थी। वो बाहर किसी स्कूल में जाके, कहीं स्कूल या पाठशाला जो हुआ करता था, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वहां जाके पढ़ाई नहीं कर सकती थी। सिर्फ बॉयज ही, लड़के ही पढ़ा करते थे। जो फैमिली है वो ऑर्थोडॉक्स ज्यादा हुआ करती थी। वो ये चाहती थी कि लड़के ही पढ़े, लड़कियां पढ़ाई नहीं करती। वो उनका जो बच्चे थे, बाल विवाह, लड़कियां बहुत छोटी हुआ करती थी और उनकी शादी कर दी जाती थी। कोई वोटिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं हुआ करता था। अपने अकॉर्डिंग बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं जाती थी, जब वो स्कूल्स ही नहीं जाती। मगर अभी क्या सिचुएशन है, गर्ल्स बॉयज इवन जो है कोएड स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। लड़कियां लव मैरिज या अरेंज मैरिज वो उन पे डिपेंड करता है, वो क्या करती है, वो चूज भी कर सकती है अपना हस्बैंड इजीली। कोई बर्डन या कोई उनको बर्डन नहीं है फैमिली का या उनका कि मुझे ये जो उन्होंने कह दिया वैसे ही मैरिज करनी है, वैसे ही शादी होगी मेरी। ये उनका खुद का डिसीजन है कि वो किससे और कैसे शादी करना चाहती है, किस एज में शादी करना चाहती। अभी वो वोटिंग भी कर सकती है। इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड है अभी का जो सिचुएशन है वुमेन का। पहले की सिचुएशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस डिफरेंस का जो डिफरेंस वो कम कैसे हुआ, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था हमारे रिफॉर्मर्स का। रिफॉर्मर्स जिनके बारे में हम आगे आराम से समझेंगे, उनका सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट था, इम्प्रूवमेंट था। वो कुछ टॉपिक लेके आए थे जो इंडिया को एजुकेट करने के लिए वो सामने रख रहे थे लोगों के, इंडियंस के, कि आप समझिए इस चीज को कि ये कितना गलत है और हम इन टॉपिक्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सती का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सती? हु आर सती? सती आर विट्रियस वुमेन। जब कोई औरत अपने हस्बैंड, उसका हस्बैंड अगर एक्सपायर होता है तो वो उसके फ्यूनरल में जब उसकी चिता जलती है तो उसे भी उस बर्निंग फ्लेम्स में बैठा दिया जाता था, कि उसे भी वैसे ही बिना मारे जिंदा जलाया जाता था। उसे बोलते थे सती। ये बात बोलने से ही अगर वो आप सिचुएशन सोचो तो उस चीज से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए उस टाइम उनपे क्या बीतती होगी। और इस चीज को जो हमारे रिफॉर्मर्स थे वो लोगों को एजुकेट करते थे कि ये कितना गलत है जो हम करते आ रहे हैं, हमें इस चीज को नहीं करना चाहिए। ये कुछ टॉपिक्स हैं, वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे जैसे 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टैम्पलेट्स, लीफलेट्स का डेवलपमेंट हुआ। इन सब चीजों को रिटर्न जो मैटर्स थे वो इजीली लोगों के पहुंच तक आ गए। मनुस्क्रिप्ट का जो टाइम था वो धीरे धीरे पीछे चला गया।
लोग न्यूज़पेपर के थ्रू जानने लगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। कुछ अच्छा हमें बताना हो तो वो इजी हो गया, वो लोगों के पहुंच में हो गया। अगर कोई रिफॉर्मर या कोई किसी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहता था तो वो न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू लोगों को उस बारे में नॉलेज देता था। क्या गलत है, क्या सही है, लोगों को पता लगने लगा। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट दूसरी कंट्रीज में कैसे हो रही है, इंडिया में कैसे हो रही है, पॉलिटिकल क्या सिचुएशन चल रही है इंडिया में और बाहर कैसी चल रही है, हम फाइनेंशियली कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब चीज लोग न्यूज़पेपर के थ्रू जानने लग गए। और इसका बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है इन टॉपिक्स में, जैसे कि सती का कैसे बैन हुआ, कैसे विडो रीमैरिज के लिए परमिशन हमें मिली, कैसे लोग एक साथ एकजुट इस टॉपिक पे लोगों को समझाते थे, इस टॉपिक पे बोलते थे। क्रिटिसाइजर्स भी थे जो इस टॉपिक के बिल्कुल अगेंस्ट में थे, इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, इस चीज को गलत समझते थे। मगर जो मेजॉरिटी थी वो उन्हीं लोगों की थी जो इस चीज को बैन करना चाहते थे, इस सिचुएशंस को वुमेन के लिए बैन करना चाहते थे। उसमें सबसे बड़ा हाथ हुआ हमारा प्रिंट मीडिया का। प्रिंट मीडिया के थ्रू लोगों को हमने समझाया, रिफॉर्मर्स ने बताया कि क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले जो हमारे रिफॉर्मर थे जो वुमेन के बारे में बात कर रहे थे वो है राजा राम मोहन रॉय। ईयर 1772 से 1833, कैलकाटा, ये कैलकाटा के थे। कैलकाटा में ही उन्होंने जो शुरुआत थी उनकी वो कैलकाटा से ही हुई थी। इन्होंने अपना ब्रह्म समाज जो है वो कैलकाटा में ही सेटअप किया था। इनका मेन जो मोटिव था वो क्या था, सती प्रथा को बैन कराना। ये काफी एजुकेटेड थे, ये लैंग्वेज भी थे। जो लास्ट चैप्टर में हमने एक वर्ड पढ़ा था जो एक से ज्यादा लैंग्वेज को समझता है और बोलता है, उसे हम बोलते हैं लैंग्वेज। काफी लैंग्वेज के बारे में ये जानकारी रखते थे, जैसे कि संस्कृत, पर्शियन, हिंदी, यूरोपियन एंड मैनी मोर। इनका ये कहना था कि सती प्रथा को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, क्योंकि ये जो है वो बहुत गलत होता है औरतों और लड़कियों के साथ। और इस चीज के क्रिटिसाइजर्स बहुत थे, काफी ब्रिटिशर्स भी थे और काफी इंडियंस भी थे, इंडियन रिफॉर्मर्स भी थे इनफैक्ट। मगर फाइनली इन्होंने इस चीज को बैन करवाया 1829। 1829 में प्रिंट मीडिया के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू इन्होंने इस चीज को बैन करवाया। इनका मोटिव ये था कि हम थोड़े वेस्टर्न तरीके से भी बच्चों को एजुकेट करें। वेस्टर्न तरीके से एजुकेट करने का मतलब, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में ये जो है ये प्रथा नहीं थी, विडो मैरिज की नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, तो वो चाह रहे थे उस चीजों से हम कुछ जो सीख सकते हैं, इनफैक्ट हम वो सीखें, कुछ नया जाने कि दूसरी कंट्रीज में क्या हो रहा है और हम उससे क्या कुछ नया सीख सकते हैं, अच्छा सीख सकते हैं। तो वो उस चीज पे इन्फ्लुएंस में थे कि हम वेस्टर्न कंट्री के जो एजुकेशन है उस चीज को भी हम थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व कर हमारे इंडियन एजुकेशन के साथ। उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया। कैंपेन में फाइनली उन्होंने सती प्रथा को बैन करवाया था हमारे ब्रिटिश ऑफिसर्स। वो था 1829। आप इन चीजों को नोट भी करते जाइएगा बच्चों। फिर जो सेकंड रिफॉर्मर थे हमारे हैं ईश्वर चंद विद्यासागर। ये लेकर आए थे विडो रीमैरिज के बारे में। इन्होंने कहा जब एक लड़की, अगर जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो गया, वो लड़की वापस शादी नहीं कर सकती, उसका रीजन क्या है। अगर हिंदू मुस्लिम जो उस वक्त 200 साल पहले हिंदू और मुस्लिम जो आदमी हुआ करते थे वो एक से ज्यादा 3-4 राजा और नवाब्स के बारे में हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में। वो लोग 2-3-4 जब रानियां रख सकते हैं तो एक विडो, उसकी क्या गलती है कि उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया है, किसी कारण से मर गया है, उसकी क्या गलती है। वो अपनी लाइफ क्यों इस तरीके से एक कमरे में बंद करके सफेद कपड़ों में, इनफैक्ट जो कैलकाटा में तो बाल भी कटवा दिए जाते थे, हटा दिए जाते थे, वो ऐसी सिचुएशन में क्यों रहे, क्यों वो एक फैमिली नहीं बना सकती, क्यों वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, क्यों वो एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जी नहीं सकती। इस चीज के बारे में उन्होंने लोगों को बताया, बात करी, स्पीच दी काफी।
धीरे 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 ये चीजें जो है दूसरे जो इंडियंस हैं उनको समझ में आने लगी कि ये कितना गलत है जो कि होता है। क्यों जब आदमी कर सकते हैं तो ये बेचारी खुश क्यों नहीं रह सकती। इन चीजों को जब धीरे धीरे जब वुमेन को, लड़कियों को समझ में आया कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, उनको तो तभी पता चलेगा जब वो एजुकेट इस बारे में कोई करेगा। क्योंकि वो अपनी दादी से, अपनी मम्मी से, अपनी नानी से यही सीखती आ रही है कि हमें सती होना है। हस्बैंड अगर नहीं रहता तो हमें, हमारी वापस शादी नहीं होगी, हम घर के अंदर उसी कमरे में रहा करेंगे और उसी कमरे में खाना मिलेगा, उसी कमरे में हमें बैठना सोना है। वही धीरे धीरे जब एजुकेट हुए वो लोग तो उन्हें पता चला कि कैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ऐसा जो कुछ अच्छी चीजें मैं बता रही हूँ, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां से हम वहां से गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं, समझ सकते हैं हाँ ये भी हमारे साथ गलत होता है, हर जगह तो ऐसा नहीं है। ये होता है, ये है डेवलपमेंट, ये है रीफॉर्म करना, चीजों को रीफॉर्म करना, समझिएगा। फिर दूसरा हमारा टॉपिक है जो सेकेंड हाफ, जो 19 जो हमारा सेंचुरी हो, जो सेकेंड हाफ होता है, तो वहां हमारा लॉ पास होता है 1856 में, लॉ पास हो जाता है, परमिशन मिल जाती है इस चीज की भी कि विडो वापस शादी कर सकती है। एक जो है मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास में जो प्रेसिडेंसी है वो वरसेलंगम पंटलू विडो रिमैरिज के लिए वो भी सेटअप करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, रिफॉर्मर। ये ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन पे फोकस करना चाहते थे इंडियंस का, कि लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, गर्ल्स एजुकेशन जरूरी है। उसका मतलब क्यों, क्या है उसका रीजन? अगर लड़की या जो औरत है वो एजुकेट होगी तो वो डेफिनेटली अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी। वो एजुकेटेड है तो डेफिनेटली कुछ अच्छा सिखाएगी बच्चों को, साइंटिफिक चाहे बोलो कि लॉजिकल चीजें बताएगी, साइंटिफिकली वो उस चीज को बच्चों में भी जो उसने गेन किया है वो डेफिनेटली बच्चों को भी देगी, समझाएगी, एक्सप्लेन करेगी। तो एक औरत का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है एक न्यू जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो उनका मोटिव था स्वामी दयानंद जी का कि मैं ज्यादा से ज्यादा गर्ल एजुकेशन के लिए, उनका कैंपेन था वो इसी टॉपिक पे हुआ करता था। मगर जो इंडियंस थे वो, उनकी थिंकिंग क्या थी, वो ये सोचते थे कि लड़कियां अगर पढ़ने बाहर जाया करेंगी तो घर का काम कौन करेगा, हाउस होल्ड वर्क कौन करेगा। अगर हम उन्हें बाहर भेज देंगे और लड़के भी बाहर जा रहे हैं तो कैसे वो, मतलब हो सकता है आगे चल के वो ये बोले कि हमें बाहर काम करना है, हम एजुकेशन हो ही गई हमारी, हमारा करियर क्या है, जैसे लड़के बात कर रहे हैं वैसे ही वो करेंगी, वो किसी और घर में उनको शादी करनी, हमें उनको किसी और घर में भेजना, वो किसी और घर की लड़की। अगर हम उन्हें पढ़ने भेजेंगे वो बोलेंगे करियर की बात हो तो जॉब करेगी, वो तो फिर पढ़ेगी, वो तो शादी भी वैसे नहीं करेगी जैसे हम चाहते हैं, बाल विवाह नहीं होगा अगर मैं लड़कियों को, हम लड़कियों को पढ़ाएंगे। ये इंडियंस की उस टाइम थिंकिंग हुआ करती थी, वो नहीं चाहते थे कि वो बाहर पढ़ने जाए। अगर वो बाद में हुआ ऐसा कि वो सेल्फ लर्निंग पे आ गई, खुद भी पढ़ाई करती थी, उनके भाई भी या हस्बैंड या फिर जो फादर हुआ करते थे, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ इनकी स्वामी दयानंद जी के हेल्प से। तो वो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो घर में ही पढ़ने लगे, उनके ब्रदर पढ़ाने लगे, उनके हस्बैंड्स पढ़ाने लगे, उनके फादर, इवन सेल्फ लर्निंग, खुद पढ़ के भी वो काफी आगे बढ़े। स्वामी जी ने आर्य समाज स्कूल कैलकाटा में ओपन किया, पंजाब में उन्होंने आर्य समाज स्कूल ओपन किया, महाराष्ट्र में उन्होंने ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी ओपन की एजुकेशन के लिए। फिर जो 19th सेंचुरी में कुछ इंडियन वुमेन रिफॉर्मर्स जो हैं वो आगे बढ़ के आई नॉर्थ से। उन्होंने कुरान को अरेबिक भाषा में औरतों को पढ़ाना स्टार्ट किया। वो घर पर जाती थी और वुमेन को एजुकेट किया करती थी। उनमें से एक नाम है मुमताज अली का। मुमताज बेगम ऑफ भोपाल, उन्होंने प्रमोट किया था एजुकेशन को, प्राइमरी स्कूल्स ओपन की थी उन्होंने गर्ल्स के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए अलीगढ़ में। ऐसे ही बेगम रुकेबा थी, वो पटना में उन्होंने कैलकाटा में यूनिवर्सिटीज वुमेन के लिए बनाई थी।
ताराबाई एक और रिफॉर्मर है, वुमेन रिफॉर्मर है, उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना करके एक बुक लिखी थी। ये एक मैगजीन, एक बुक, एक नॉवेल थी जो वुमेन और मैन के जो डिफरेंस था उसको एक्सप्लेन कर रही थी, लोगों तक पहुंचा रही थी बात। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वुमेन राइटर्स एंड प्रमोटर्स। अर्ली 20th सेंचुरी में कुछ मुस्लिम वुमेन्स और हिंदू वुमेन्स आगे बढ़कर आई थी और उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था वुमेन की एजुकेशन में। एक्चुअली वो क्या कर रही थी, वो घर घर जाकर वुमेन्स को एजुकेट कर रही थी। एजुकेशन के लिए ये काफी फेमस हुए थे। उनमें से कुछ मैं बताती हूँ आपको नाम। बेगम्स ऑफ भोपाल, इन्होंने प्राइमरी स्कूल ओपन किया था गर्ल्स के लिए अलीगढ़ में इन्होंने, बेगम्स ऑफ भोपाल ने प्राइमरी स्कूल ओपन किया था। वो सिर्फ गर्ल्स के लिए था और वो घर पर जाके एजुकेट भी कर रही थी कि आपको खुद को भी एजुकेशन जरूर मस्ट है आपके लिए और आपकी गर्ल चाइल्ड के लिए, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेगम रुकैया सखावत हुसैन, इन्होंने भी कुछ बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए कुछ स्कूल्स ओपन किए थे पटना और कैलकाटा में। फिर हमारा जो टाइम आया था 1880s के पास, उस टाइम जो गर्ल्स थी वो ऑलमोस्ट जो स्कूलिंग था उनका, उसके बाद यूनिवर्सिटी तक उनका जो है लेवल वहां तक था और वो खुद को ट्रेन कर रही थी डॉक्टर्स और टीचर्स में। वो खुद को इतना एजुकेट कर रही थी कि वो डॉक्टर्स भी बन रही थी और टीचर्स भी बन रही थी। उसके बाद ताराबाई शिंदे, इन्होंने बहुत ही फेमस बुक राइट करी थी, उसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना, एज द नेम सजेस्ट, इसका मतलब क्या होगा, इसमें यही था कि मैन और वुमेन, उनका जो डिफरेंसेस हैं वो कैसे हैं आज के इंडियन कल्चर में, उस टाइम के इंडियन कल्चर में कितना डिफरेंस और इनका कितना लेवल और स्टेटस कितना ज्यादा डिफरेंट था। कि जो गर्ल थी वो बेसिकली हाउस होल्ड का काम करती थी और बॉयज अपना बाहर का काम करते थे, मगर गर्ल्स अलाउ नहीं थी किसी भी फंक्शन या सेरेमनी को अटेंड करना, वो सिर्फ मैन ही अटेंड करते थे, जो कि बिल्कुल गलत था। उनका काम था घर संभालना या फिर जो उनके जो हस्बैंड्स हैं, ब्रदर हैं या उनके फादर हैं, उनके लिए खाना बनाना, उनके कपड़े क्लीन करना या फिर बर्तन साफ करना या घर का ही काम करना। आप बाहर किसी इंजॉयमेंट के लिए नहीं जा सकते थे। इसमें उनका सेरेमनी में ना जाना, स्कूल्स में ना जाना, कहीं और बाहर जाके काम ना करना, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। जब भी कोई जो लेडी है उसके हस्बैंड एक्सपायर होते थे तो उस वुमन को अपने बाल, जो हेयर है, वो शेव करना पड़ता था, हेड के पूरा शेव करना पड़ता था। वो व्हाइट साड़ी पहनती थी। क्यों? जबकि मैन के साथ ऐसा नहीं था। दे कैन मैरी मोर देन 2 or 3 वुमेन्स, इनफेक्ट मुस्लिम्स एंड हिंदूज एज वेल, मगर वुमेन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें बिल्कुल हेयर शेव रखने पड़ते थे, व्हाइट ड्रेस पहननी पड़ती थी और व्हाइट साड़ी पहननी पड़ती थी और वो किसी कलर को यूज नहीं कर सकते थे। लाइक वो कोई लिपस्टिक नहीं लगा सकते थे, बिंदी या फिर आप चूड़ी या कोई ज्वेलरी वो नहीं कैरी कर सकते थे। ये तो इसकी जो तुलना थी, डिफरेंसेस थे, वो एक्सप्लेन किया था उन्होंने, बताया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देन पंडित रामाबाई, इनका क्या था, ये संस्कृत में स्कॉलर थी और इन्होंने बुक लिखी थी अपर क्लास के वुमेन की लाइफ के बारे में। अपर क्लास के वुमेन की लाइफ के बारे में का क्या मतलब हुआ, जबकि अपर क्लास है, हम तो अभी तक लोअर की ही बात कर रहे थे। अपर क्लास की जो वुमेन है उनको क्या प्रॉब्लम होती होगी, उनको ये प्रॉब्लम थी कि अब हम उन्हें तो पढ़ाने लगे जो लोअर क्लास में। अपर क्लास वाली वुमेन के साथ ये था कि उनको ना तो कोई पढ़ाने भेज रहा था कि तुम्हें जरूरत ही नहीं है फाइनेंशियली, क्योंकि हस्बैंड बोलते थे हम हैं, हम सब कुछ कमाएंगे, हम, अब तुम्हें क्या चाहिए वो हमें बताओ। सेल्फ डिपेंडेंट तुम नहीं हो सकती, तुम वही काम करोगी जो अभी हमारे सर्वेंट करते हैं, वही तुम्हारी पोजीशन है, वही तुम्हारा स्टेटस। तो उस पर उन्होंने बुक लिखी थी कि अपन सोच रहे हैं कि लोअर क्लास वाली वुमेन को ही पढ़ाए, अपर क्लास में भी जो लाइफ है वुमेन की वो एग्जैक्टली सेम है, हमें उसे भी थोड़ा सा रिफॉर्म करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। ये इन्होंने पंडित रामाबाई ने जो बुक लिखी थी उसके अंदर था।
फिर जैसे जैसे 20th सेंचुरी आती है, उस वक्त कई ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स और हिंदू वो ये सोचने लगे थे कि ये तो हमारा जो हिंदू कल्चर है वो तो हटता चला जा रहा है, और वेस्टर्न कल्चर जो है वो आ रहा है। इनमें जो पीपल हैं हिंदू के, जो नेटिव्स हैं हिंदू के, उनके दिमाग में क्या आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर की लड़कियां बाहर जाके पढ़ेंगी, काम करेंगी, एजुकेटेड होंगी, स्कूलिंग ही नहीं, अब यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर्स भी हैं, टीचर्स भी बन रही हैं, और घर का काम सिर्फ वो नहीं कर रही हैं, वो बाहर का भी काम कर रही हैं। ये सब चीजें बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। विडो रीमैरिज वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। ये सब चीजें उनके, वो क्रिटिक्स थे इस चीज के लिए। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स वाला जो टाइम था वो भी उन दिनों चल रहा था। फिर एक चीज, इन्होंने, ताराबाई और पंडित रामाबाई ने कुछ शेल्टर्स भी बनाए थे विडोज के लिए। उनके लिए जो जिनके हस्बैंड्स उनको बहुत बुरी तरीके से बैडली ट्रीट करते थे, या विडो जो कि एक्सपायर हो गया हस्बैंड मगर उनको घर पे कोई नहीं रखना चाह रहा, या घर पे रखना चाह रहा है तो एक कमरे में बंद करके रखना चाह रहा है, इस चीज के भी वो बहुत बड़े क्रिटिक थे कि तुम बढ़ावा दे रहे हो लड़कियों को कि ऐसा आप बाहर, घर से बाहर निकलो। इनके क्रिटिक थे ताराबाई और पंडित रामाबाई जी के, कि आप बढ़ावा मत दीजिए, पढ़ाना तो बिल्कुल भी नहीं है, इन बातों के लिए बढ़ावा मत दीजिए कि वो वापस शादी कर सकती है, वो खुश रह सकती है। इन शॉर्ट ये उनकी थिंकिंग थी। 1929 में एक लॉ बनता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, चाइल्ड मैरिज टोटली रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। छोटे बच्चे मेल जो कि 21 एज है उनकी, छोटे बच्चे 21 से कम, वो शादी नहीं कर सकते। वुमेन के लिए 18 साल से कम लड़कियां जो एज है उनकी, वो शादी नहीं कर सकती। ये 1929 में ये वाला चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट आ गया था। ये उन्हीं दिनों सब कुछ चलता जा रहा था 20th सेंचुरी में, या फिर अब अर्ली 20th सेंचुरी में। ये सब लेट 20th सेंचुरी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस वो भी सपोर्ट करते हैं वुमेन को, वुमेन के एजुकेशन को, इक्वेलिटी को, और उनके वो सपोर्ट करते हैं कि वो ब्रिटिशर्स, एंटी ब्रिटिशर्स जो स्ट्रगलिंग चल रही थी उस वक्त, जो कि बस अपने भारत आजाद होने को ही है, और इनका ये क्या था कि आप इसमें भी इन्वॉल्व हो। इसमें इन्वॉल्व होने से आप सोशली भी इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है, पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व हो रहे हो, इन सब चीजों की नॉलेज आ रही है वुमेन के लिए। तो वो इस चीज के सपोर्टर थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद हमारा आता है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म का टाइम। इसी के साथ चलता आ रहा था, जैसे जैसे वुमेन के लिए हम रिफॉर्म करते आ रहे थे, कास्ट एंड सोशली भी रिफॉर्म करते चले जा रहे थे। उनमें बेसिकली जो फर्स्ट रिफॉर्मर आए थे, राम मोहन रॉय। इन्होंने एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया था। उस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या था, वो बिल्कुल भी कास्टिज्म के लिए नहीं बनी थी। वो क्रिटिक थे कास्टिज्म के। वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप किसी भी कैटेगरी में किसी आदमी को रखो, क्योंकि जो भी आया वो भगवान के पास आया और सिमिलर उसी लेवल से आया। भगवान ने किसी को छोटा बड़ा बनाकर नहीं भेजा था। और इसी टेक्स्ट को उन्होंने हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और सबके पास उस टेक्स्ट को, ये नॉलेज सब तक पहुंचाई थी राम मोहन रॉय। नेक्स्ट इन्होंने परमहंस मंडली भी बनाई थी, जो कि बॉम्बे में बनाई थी 1840 में। कास्टिज्म के लिए, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए था। परमहंस मंडली इन्होंने बनाई। फिर नेक्स्ट है अपना क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज का उसी टाइम आना हुआ था इंडिया में। उनका कहना ये था कि इंडियन कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स जो है वहां पे ज्यादा है। वेस्टर्न कल्चर को अपनाइए, वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाइए, कास्टिज्म हटाइए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेट करिए। लोअर जो लेवल था स्पेशली उन बच्चों को एजुकेट करिए। ये क्रिश्चियन मिशनरीज में ये था कि हम चाहते हैं हम सबको क्रिश्चियन जो उनकी एजुकेशन है
उसी में ही सबको बांध के रखते, हम उसी तरीके से ही बच्चों को आगे बढ़ाए, क्रिश्चियंस के जैसे। उनका ये मोटिव था, वो एजुकेट कर रहे थे, बट वो ये भी चाहते थे कि साथ साथ में जो है ये हमारे जैसे ही बनते चले जाएं, इंडियंस, नेटिव्स। फिर हमारा टाइम आता है जब मिशनरीज के बाद लोगों को जो ये समझ में आने लगती है चीजें कि हमें यहाँ से धीरे धीरे कहीं और भी माइग्रेट करना चाहिए। माइग्रेट करना चाहिए किस लिए? ज्यादा पैसे कमाने के लिए। अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। तो लोग क्या करने लगे, सिटीज में भी माइग्रेट हो रहे थे और कंट्रीज में भी माइग्रेट, जैसे मॉरिशस हो गया, असम हो गया, असम अपने इंडिया में, मॉरिशस बाहर, यहाँ इन जगह पे ये लोग छोटे मोटे काम करने लगे, लेबरिंग वाले, लेबर हो गया, सफाई का हो गया, ठीक है, क्लीनिंग का हो गया, ये सब काम करने लगे सिर्फ इसलिए कि वैसे भी अपर क्लास वाले लोग तो हमें दबा ही रहे हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे, तो क्यों ना हम किसी और सिटी या किसी और कंट्री में जाके थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लें। तो वो ज्यादा से ज्यादा लोग माइग्रेट होने लगे थे। मॉरिशस हो गया, मैंने आपको बताया, असम और इंडोनेशिया था। फिर हमारा सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या होता है, सतनामी मूवमेंट आता है। घासीदास जी का सतनामी मूवमेंट आता है। उनका भी ये था कि इंप्रूव करना है मुझे सोशल स्टेटस, लोगों का सोशल स्टेटस। उस टाइम एक टाइम आया था जो कि लेदर वर्कर होते थे, जो चमड़े से सामान बनाते हैं, शूज बनाते हैं या कोई भी बैग बनाते हैं, पर्स बनाते हैं। आर्मी जो कि अमेरिकन आर्मी थी, बाहर की जो वेस्टर्न कल्चर की, जो वेस्टर्न पार्ट की जो आर्मी थी, उनको बहुत सारे शूज चाहिए थे। वर्ल्ड वॉर का टाइम था, बहुत सारे शूज चाहिए थे और इतने शूज वहां की जो वो कंट्री है वो बना नहीं पा रही थी। तो वो लोग कहाँ आए? इंडिया। इंडिया से यहाँ से बन के जूते बाहर जाया करते थे। इससे ये फायदा हुआ कि यहाँ के लोगों को थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट मिल गया। घासीदास जी ने इसी चीज को बहुत एनकरेज किया था। वो चाहते थे कि हम सिर्फ उन्हें यही नहीं सोचे कि लेदर वर्कर हैं, हम इनको ये कुछ टच नहीं करना है, पानी नहीं पीना है या फिर हमारे घर के अंदर नहीं घुसना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। इनका भी काम इतना अच्छा है कि वो काम बाहर जा रहा है और अगर मैं इनको टच करता हूं तो मुझे कुछ नहीं होता। यही चीज हमारे लीडर से ज्योतिराव फूले ने, उन्होंने भी यही चीज बताई थी लोगों को। B.R. अम्बेडकर जी ने भी, आगे मैं बताऊंगी, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया था इन चीजों को कि आप किसी के पानी पीने से कोई चीज खराब नहीं होती, किसी भी आदमी के। आप किसी लोअर क्लास, आपने एक सेट कर दिया है लेवल और आप किसी और बच्चे को या लोअर क्लास के बच्चे को टच करते हो तो आपको कुछ खराबी नहीं होगी, आपके हाथ मैले नहीं होंगे, जलेंगे नहीं। वो भी बच्चा वैसा ही है, किसी अपर क्लास के बच्चे के जैसा, तो आप ऐसा बिहेव बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर हमारा लो कास्ट में एक लीडर आए हैं, ज्योतिराव फूले। 1827 में इनका बॉर्न हुआ था। इन्होंने स्टडी की थी बाहर, ठीक है, बाहर। और ये जो है, इनको ऐसा लगता था कि मैं आर्यन हूं। और आर्यन को पहले क्या समझा जाता था कि जो ज्योतिराव फूले, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, तो वो बोलते थे मैं आर्यन हूं। और आर्यन कौन है? फॉरेनर्स है, वो वहां के हैं। और हमारा जो लेवल है ब्राह्मण से कहीं ज्यादा ऊंचा है। सिर्फ ब्राह्मण से वो नहीं है सुपीरियर, हम लोग भी सुपीरियर है। इनफैक्ट ये भी कहते थे कि जो लैंड है वो ब्राह्मण्स की नहीं है, वो हम लोगों की, क्षत्रियों की नहीं है, वो हम लोगों की। ब्राह्मण क्षत्रिय, अगर वो लैंड इनकी नहीं है, अपर क्लास वालों की, तो फिर वो छोटे हुए, हम छोटे नहीं हुए। वो ऐसे थोड़े से एग्रेसिव थे। वो इस चीज से लोगों को समझाना चाह रहे थे। ऐसी 1873 में एक गुलामगिरी है, उन्होंने स्लेवरी के ऊपर बुक लिखी थी। वो थी ब्लैक स्लेव्स, जो कि अमेरिकन थे। अमेरिका में जो ब्लैक स्लेव्स थे, जो अफ्रीकन्स को स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था, ये बुक उस पर थी। बहुत ही अच्छी उन्होंने ये बुक लिखी थी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि स्लेव्स क्यों, वाई स्लेव्स। और उसी टाइम क्या हुआ, जैसे जैसे ये कास्टिज्म का
और ये सब बातें होती गई, जो वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड बातें होती गई, ये इतनी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई थी कि 100% से फायदा तो हो ही रहा था। आज जो अपन रिफॉर्म, जो अपना टाइम देखते हैं, उससे तो बहुत अलग था तब का टाइम। अब तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, बहुत ही अलग टाइम आ चुका है। उन्हीं दिनों बी आर अम्बेडकर जी के ऊपर, बी आर अम्बेडकर जी मेहर फैमिली से बिलोंग करते थे। वो एक दलित कहलाते थे क्योंकि वो मिडिल क्लास थे। उनको बचपन से ही इस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कि क्यों उन्हें दलित बुलाया जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी क्लास में सबसे अलग और जमीन पे बिठाया जाता था या फिर क्लास के बाहर। उन्हें उस मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता था जहां अपर क्लास के बच्चे पिया करते थे। उनको अलाउ नहीं था किसी भी बच्चे से डायरेक्ट बात करना, उसके साथ खाना खाना, टिफिन या लंच शेयर करना। वो इस चीज से बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे। फाइनली उन्होंने इसके लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने फेलोशिप ली थी 1999 में यूएस से, और वो बहुत ही अच्छे एजुकेशन के साथ बहुत ही सभ्य आदमी हुआ करते थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी, अपर कास्ट जो पावर थी, जो वो उसे पुश करती थी दलित्स को, उसके ऊपर 1927 में। उन्होंने एक टेम्पल भी बनाया था जिसमें एंट्री थी उस टाइम सिर्फ मेहर कास्ट के लोगों के लिए। 1927 में ये टेम्पल बना था मेहर कास्ट के लिए। उन्होंने 3 मूवमेंट्स, लाइक 1927 से 1935 तक 3 मूवमेंट उन्होंने खुद ऑर्गेनाइज किए थे इसी चीज के ऊपर, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। वो भी इसके बहुत बड़े क्रिटिक हुआ करते थे। फिर हमारा टाइम आता है नॉन ब्राह्मण्स मूवमेंट का। अर्ली 20th का टाइम हुआ करता था। संस्कृत के स्क्रिप्ट जो है उसकी स्टडी करते थे ईवी रामास्वामी। वो भी मिडिल क्लास के थे, मिडिल क्लास फैमिली से। बाद में वो कांग्रेस के मेंबर बन गए थे, मगर उन्हें क्या प्रॉब्लम थी, उन्हें लगता था कि गीता और रामायण जिसने भी लिखी है बिल्कुल फेक है। अगर आप बोलते हो उसने लिखी है, वो बिल्कुल फेक है। उसमें सिर्फ ब्राह्मण्स को ही समझदार आप बोल सकते हो, या ब्राह्मण्स को ही आगे से आगे दिखाया गया एज अ हीरो, जो कि बिल्कुल गलत था। और शायद वो बात सही भी हो। वो बिल्कुल नहीं इस चीज के सपोर्ट में थे कि अगर आप एजुकेशन दे रहे हो या आप कुछ पढ़ा रहे हो, भारत ये रामायण या गीता पढ़ा रहे हो, तो उसमें आप सिर्फ बच्चों को ब्राह्मण्स के ही बारे में बता रहे हो और उन्हीं को ही अपर दिखा रहे हो। आप लोअर लेवल के जो आपने बनाया है कास्ट का, वो उसमें तो आप किसी और को तो के बारे में तो कुछ डिटेल्स ही नहीं दे रहे हो, उन्हें तो अच्छा बता ही नहीं रहे। आप सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय के बारे में बार बार रिपीट कर, जो कि उन्हें बिल्कुल भी ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो ये सोचते थे कि जो वुमेन है उसको पपेट की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पपेट की तरह ट्रीट करते हैं मतलब कि जो हस्बैंड्स है वही वुमेन को चला रहा है। वो कह रहा है अगर तुम यहाँ बैठोगे तो वो वहीं बैठेगी। वो कहते हैं कि अगर मेरे खाना खाने के बाद तुम खाना खाओगे तो उसे वैसा ही करना है। तो ये पपेट ही हो गया। और ये उन लोगों से भी परेशान थे, ऐसे फादर से भी परेशान थे। उन्होंने लिखा है कि जो अपनी बेटियों को यही चीज एजुकेट करते कि तुम्हें किसी और के घर जाना है, या तुम्हें उसके अंडर में ही रहना है, या तुम्हारा हस्बैंड जो बोलेगा वैसे ही काम करना है, या तुम्हारा भाई जो है वो पढ़ने जाएगा तुम पढ़ने नहीं जाओगे। इन सब चीजों से बहुत ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम थी। फाइनली इसमें अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज होनी बाकी, मगर चीजें अभी भी कई फैमिलीज में, कई सिटीज में, कहीं गाँव में आप देखोगे तो ये चीजें अभी तक भी वैसी ही चलती आ रही है। वही जो परंपरा है वो आगे आज तक भी है। हम लोग एजुकेट हो गए, मगर कई वुमेन हैं जो अभी भी सफर कर रही है इन्हीं सब चीजों से, जिसके बारे में हम लास्ट 2 क्लास से डिस्कस कर रहे हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे उन्हें आगे बढ़ाएं, जैसा कि हमने इसमें इतना कुछ पढ़ा है इस चैप्टर में। आप भी कोशिश करिए, हम भी कोशिश करें वुमेन को, गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट करने की। थैंक यू सो मच।